एक फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर सुचिर बालाजी नवंबर 2024 में अपने सैन फ्रांसिस्को के अपार्टमेंट में मिस्टीरियस कंडीशन में मिले। अथॉरिटीज ने बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उनके पेरेंट्स का मानना है कि एक प्लान्ड मर्डर है। अब दो अलग इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एक यूएस पुलिस की तरफ से और दूसरी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसे उनके पेरेंट्स ने हायर किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई कमेंट छोड़ दीजिएगा वीडियो के कमेंट में, ताकि मुझे हेल्प मिले थोड़ी रीच में। सुचिर बालाजी एक इंडियन अमेरिकन परिवार में पैदा हुए और कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में बड़े हुए। उन्होंने मोंटा विस्टा हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और 2015 से 2016 सीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंप्यूटिंग ओलंपियाड के फाइनलिस्ट भी बने। 2021 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और 2018 में उन्होंने एसीएम इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट के वर्ल्ड फाइनल्स में 31st रैंक हासिल की। दोस्तों, ये कुछ ही अचीवमेंट्स थी और इन सब अचीवमेंट्स से ये साफ होता है कि वो एकेडमिकली बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के थे। दोस्तों, रिसर्च के दौरान मैंने उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखा और उसके अकॉर्डिंग एक चैलेंज था, पैसेंजर स्क्रीनिंग एल्गोरिथम चैलेंज। उसमें $100,000 का प्राइज भी जीता है इन्होंने। इसके बाद अगस्त 2020 तक उन्होंने 3 अलग अलग कंपनीज में इंटर्नशिप की और इसमें से ओपन एआई भी शामिल थी। बालाजी ने नवंबर 2020 में ओपन एआई ज्वाइन किया, जहां उनके करियर की शुरुआत हुई। वहां उन्होंने चैट जीपीटी और GPT-4 जैसे एडवांस एआई मॉडल्स का डेवलपमेंट और फाइन ट्यूनिंग पर काम किया। उनका प्राइमरी रोल एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करना और ऑर्गेनाइज करना था, जो इन मॉडल्स की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। समय आगे बढ़ता गया और ओपन एआई के कॉपीराइटेड मटेरियल के इस्तेमाल को लेकर बालाजी को चिंता होने लगी। उन्होंने कंपनी के फेयर यूज डिफेंसेस पर भी सवाल उठाए और इस पर अपनी एथिकल कंसर्न्स ओपनली एक्सप्रेस की। अगस्त 2024 में इन्हीं कंसर्न्स की वजह से बालाजी ने ओपन एआई से रिजाइन कर दिया। इन डेप्थ जाते हैं तो डिबंक करते हैं उनके रेजिग्नेशन के असली रीजंस को। सुचिर बालाजी सिर्फ एक 26 साल के यंग टैलेंटेड इंजीनियर थे, जिनके सामने एक प्रॉमिसिंग करियर था। उन्होंने ओपन एआई जैसी टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, जो अपने रेवोल्यूशनरी चैटबॉट चैट जीपीटी के लिए जाना जाता है। आज चैट जीपीटी को एआई एक्सेलरेट करने का, बूम करने का क्रेडिट दिया जाता है और उसकी सक्सेस की वजह से ओपन एआई की वैल्यूएशन $157 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन भी $3 ट्रिलियन के पार चली गई है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का मेजर इन्वेस्टर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब दोस्तों, ओपन एआई की इन सब अपडेट्स के बाद सुचिर बालाजी की मौत को जो रहस्यमयी बनाती हैं, एक मिस्ट्री बनाती हैं, वो ये है कि उन्होंने अपनी मौत के बस 3 महीने पहले ओपन एआई को क्विट किया था, क्योंकि उन्होंने ओपन एआई पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का आरोप लगाया था। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ओपन एआई पे ये सीधा सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने इंटरनेट में मौजूद कंटेंट को बिना किसी परमिशन के या बिना कहीं पैसे दिए अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया, उसको वो यूज कर रहे थे। ऐसे में कंपनीज जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई के अगेंस्ट कोर्ट में भी ये इल्जाम लगाया है और इस आर्टिकल की हेडलाइन थी, फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर सेज द कंपनी ब्रोक कॉपीराइट लॉ। इस आर्टिकल में बालाजी की एक लाइन है, वो मैं कोट करूंगा। उसमें लिखा है, इफ यू बिलीव व्हाट आई बिलीव यू हैव टू जस्ट लीव। उस दिन सुचिर बालाजी ने अपनी पर्सनल वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट भी पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था, व्हेन डज जनरेटिव एआई क्वालिफाई फॉर फेयर यूज। ब्लॉग की सेकंड लाइन में ही लिखा था उन्होंने कि द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ जनरेटिव मॉडल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड डेटा। मतलब सुचिर बालाजी अगर हिंदी में इसको कहते तो ऐसे कहते कि मुझे ये सही नहीं लगता कि लोगों के डेटा पर ट्रेनिंग की जा रही है और फिर उन्हीं से मार्केट में compete किया जा रहा हो। मैं नहीं सोचता कि आपको ये करने का हक होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप ये लीगली सही नहीं कर रहे हैं, ये क्राइम है, ये गलत है। ओपन एआई पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो वही काम कर रहा है जो डेकेड पहले नैपस्टर ने म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ किया था। नैपस्टर एक 19 साल के स्टूडेंट ने बनाया था। नैपस्टर एक ऐसा ऐप था जहां पे लोग आपस में सॉन्ग्स शेयर करते थे और इस ऐप ने इंडस्ट्री और आर्टिस्ट के प्रॉफिट्स को थ्रेट किया था, जिसकी वजह से लॉ सूट हुए, नैपस्टर को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसका इंपैक्ट आज भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में महसूस किया जाता है। ऐसे ही गूगल भी न्यूज के आर्टिकल्स को यूज करता है, अपने लिए $बिलियन के एड रेवेन्यू को जनरेट करता है और इसके लिए उसे मीडिया कंपनीज को कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते, उनके आर्टिकल्स पे उसके ऐड चलते हैं एक तरह से। ओपन एआई अपनी लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए कंटेंट यूज करता है जो उसने पे नहीं किया है और इसमें आर्टिकल्स, बुक और दूसरे पब्लिकेशंस, बहुत सारी चीजें शामिल है। अब आपको बताते हैं ये सब आर्टिकल्स और मीडिया में आने के बाद उनकी डेथ कब और कैसे हुई और इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं कि ये मर्डर है या सुसाइड। पूर्णिमा रामाराव, जो सुचिर बालाजी की मदर है, उन्होंने बताया अपने बेटे की मौत के बारे में कैसे उनको पता चला। Yeah, I was the last person to talk to him. He was happy mood. He is not depressed or anything. And it was his birthday week. He made plans of going to CES in January. That was the last phone conversation he had with anyone. He went into his apartment. He never came out. There was no suicide note left. And there is nobody else in the scene. That doesn't mean they can just come to conclusion
And we have seen the bloodshots in the bathroom, signs of fight in the bathroom. पूर्णिमा रामाराव जी ने बताया कि सुचिर ने अपने पिताजी से 22 नवंबर को बात की थी। 22 नवंबर को ही बालाजी डिनर करने बाहर गए थे और शाम 7:30 तक घर वापस आ गए थे, लेकिन सुचिर ने अगले कुछ दिनों में अपने घर से आई हुई कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद पूर्णिमा रामाराव 25 नवंबर को उनके अपार्टमेंट सैन फ्रांसिस्को गई थी, लेकिन वो उस अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा पाई क्योंकि डोर किसी ने खोला ही नहीं। पुलिस को कॉल करने के बाद उन्होंने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की और यहाँ पे दोस्तों पुलिस की तरफ से तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब मैं लीजिंग ऑफिस गई तो उन्होंने मुझे उसके अपार्टमेंट की कीज नहीं दी। पूर्णिमा रामाराव जी का ये स्टेटमेंट है। एक माँ अपनी बेटे की चिंता करते हुए अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन गई हूँ, फिर से पुलिस को उन्होंने फोन किया और उन्हें फिर से पुलिस ने अपार्टमेंट में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आए और पूर्णिमा जी को पता चला कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं। अथॉरिटीज ने बताया कि सुचिर की मौत एक गन शॉट वुंड से हुई थी, लेकिन रामाराव जी को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था। उनको शक था पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे, इसलिए उन्होंने FBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। इसके बाद सुचिर के घर वालों ने खुद से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों के साथ अब आपको बताते हैं पूर्णिमा रामाराव को ये मर्डर क्यों लग रहा है। अब हम सैन फ्रांसिस्को के करीब सिलिकॉन वैली से जॉर्ज वेब, जो इस केस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी फाइंडिंग्स को बताएंगे। जॉर्ज वेब के हिसाब से डोरवे है जहां से हम सोच रहे हैं कि शायद अटैकर आया हो, वहां कोई कैमराज नहीं है। आप देख सकते हैं सुचिर बालाजी के अपार्टमेंट का एंट्रेंस है और ये ब्लड बाथरूम से लेकर रूम तक आता हुआ दिख रहा है। वो नॉर्मली बहुत सफाई को पसंद करने वाले थे और ऑर्गेनाइज इंसान थे, लेकिन इस अपार्टमेंट में तोड़ फोड़ देख सकते हैं आप, साफ साफ यहाँ पे विजिबल है। और दोस्तों ये चीज एक सवाल खड़ा करती है कि वहां कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला था और वो अपनी माँ और पिता के बहुत ही करीब थे। तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने अच्छे से बात की और इसके बाद उन्होंने अगले वक्त सुसाइड कर ली बिना अपना कोई टेंशन या दर्द बताए। अगर डिटेक्टिव की स्टेटमेंट सुने तो वो बताते हैं कि जब आप बाथरूम में जाते हैं तो क्लियरली दिखता है कि उसे किसी ने पीछे से मारा था या फिर पीछे से धक्का दिया गया था। इसके बाद उसकी नाक सिंक से टकरा गई थी। आप सिंक पर ब्लड देख सकते हैं। जब वो उठता है आप देख सकते हैं कि उसकी नाक से खून गिर रहा था, जैसे कि बारिश की बूंदें गिर रही हों। ऐसा लगता है उसे कोई बोल रहा हो, फिर वो पीछे मुड़ता है उस आवाज़ से और उसको बैठने को कहा गया, जैसे इन्वेस्टिगेटर ने बताया है। उसे इंट्रोगेट किया गया था। ऐसा लगता है कि उसके फोरहेड पर एक गन रखकर पूछा गया है, उसे सवाल जवाब किए गए हैं, जो एक इंट्रोगेशन पोजीशन है। और ये सुसाइड पोजीशन नहीं हो सकती, कोई अपने आप को ऐसे नहीं मार सकता। उसके बाद सुचिर की लेफ्ट आंख में गोली मार दी गई, जो ब्रेन को मिस कर जाती है। जब कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है वो अपने दिमाग को मिस नहीं करता यूजुअली, वो मतलब या तो अपने सर पे ऐसे गोली रखेगा गन पॉइंट पे, तो ये एक पोजीशन जैसे हम कह सकते हैं कि मर्डर वाली होती है, ये वैसी पोजीशन में बैठाया गया उसे। फिर गोली C1 C2 वर्टिब्रे में घुसी और उसके बाद सुचिर दर्द की वजह से चिल्लाने लगा होगा, उसने चीखा होगा। और आप देख सकते हैं कि खून सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, जो उसके फोरहेड के एंट्री वुंड से आता है। और आप क्लियरली 3 अलग अलग पूल्स ऑफ ब्लड देख सकते हैं जो हॉल तक जा रहे हैं। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि वो सारे खून के पूल्स के बीच से चिल्लाकर बाथरूम से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब कोई भी इंसान जो सुसाइड कर रहा हो वो अपनी मौत के लिए चिल्लाकर कहीं भागेगा क्यों, या किसी के लिए किसी से मदद क्यों चिल्लाएगा। जिसको सुसाइड करनी होती है वो तो खुद ही इतना दुखी होता है, डिप्रेस होता है, खुद की जान लेना चाहता है। दोस्तों हम आप पुलिस FBI तो है नहीं, पर जितने आपको फैक्ट्स मैंने बताए अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आपको सुसाइड लग रहा है या मर्डर। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सुचिर बालाजी और उनकी मदर, उनकी फैमिली के लिए प्रे करूँगा कि उनके बेटे को जस्टिस मिले और इस केस की सच्चाई क्या है वो सामने आए। अगर सुचिर का मर्डर हुआ है तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो उसके पीछे के लोग हैं, उनको जेल होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने ये घटिया काम किया है। दोस्तों अगर आप ऐसी और डिबंकिंग वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं, आपको सच के और पास लाऊं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं तब भी वीडियो डालूं कभी तो आपको पता चल जाए तुरंत। नमस्ते, जय हिंद।